डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अपने को बताता है कि इलेक्शन कब नेसेसरी है। तो इलेक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए पहले। इलेक्शन का मतलब होता है टू चूज, मतलब इलेक्ट करोगे। क्या इलेक्ट करना है? बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन इज दैट द पर्सन टेकिंग बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट बियर द बर्डन ऑल्सो। तो बेसिकली अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को कोई बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, बेनिफिट दे रहा है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो बर्डन आएगा वो बर्डन भी इस आदमी को लेना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कर सकता कि हाँ बेनिफिट दे दो, बर्डन मैं नहीं लूंगा। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पन्ने भरने होते हैं ना कॉपी के, वो पन्ने भरने के लिए और आंसर को सुंदर बनाने के लिए आप बोल सकते हो नो पर्सन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। अप्रोबेट का मतलब होता है अप्रूव और रिप्रोबेट का मतलब होता है डिसअप्रूव। तो वो बेनिफिट को अप्रूव करके बर्डन को डिसअप्रूव नहीं कर सकता, या तो उसको दोनों को अप्रूव करना पड़ेगा या दोनों को डिसअप्रूव करना पड़ेगा। ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बोलती है। तो आपको लग रहा होगा ये तो सिंपल है, समझ में आ गया, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं होएगा क्लियर, इतने में नहीं क्लियर होएगा। अगर इतना सा लिख के आओगे ना तो आपका जो कॉपी चेक कर रहा है ना टीचर, वो आपको बताऊं क्या बोलेगा? वो आपको बोलेगा Loser! You're a loser! Are you feeling sorry for yourself? Well, you should be, because you are dirt! You make me sick, you big baby! Baby want a bottle? A big dirt bottle? Why are you yelling at me? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाई जी लॉ और मैं हूं वाई जी। और वाई जी को बड़ी शर्म आती है चीप टैक्टिक्स यूज़ करके आपका अटेंशन ग्रैब करने में, लेकिन क्या करें, आपका अटेंशन है ही इतना कम। तो देखो, ये जो है ना, ये सब सही बातें हैं, ये गलत नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एक्चुअली यही बोलती है, लेकिन बेयर एक्ट में इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है कि एक आदमी ने बेनिफिट और बर्डन साथ में दिया तो लेना पड़ेगा। थोड़े और टेक्निकलिटीज़ आती हैं। अगर अपन बेयर एक्ट का सेक्शन देखें तो वो बोलता है वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर। तो पहली टेक्निकलिटी आ जाती है इस वर्ड प्रोफेसेस पे। दूसरी टेक्निकलिटी आ जाती है विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर पे। एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सच ओनर मस्ट इलेक्ट ईदर टू कन्फर्म सच ट्रांसफर और टू डिसेंट फ्रॉम इट। आगे का फेयरली सिंपल है, लेकिन ये दो चीज़ें अपने को समझना ज़रूरी है कि प्रोफेसेस का मतलब क्या और ट्रांसफर करने का राइट ही नहीं है तो वो ट्रांसफर कैसे कर रहा है। इसको एग्जांपल से समझो। मान लो एक बंदा है ए के पास एक्चुअली प्रॉपर्टी है और ए उस प्रॉपर्टी का ओनर है। अब एक्स जो है वो चाहता है कि ए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे वाई को। तो एक्स ए को एक बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, कुछ भी, पैसे, जमीन, दूसरा घर, कुछ भी दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। और उस बेनिफिट के बदले में वो चाहता है कि ए वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। तो ये सेक्शन ये वाली चीज समझा रहा है। ये जो सिचुएशन है ना, ये इधर लिखी है। वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर, एक्स यहाँ पे प्रोफेस कर रहा है ए को कि भाई तू ट्रांसफर कर दे वाई को। प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर। जो प्रॉपर्टी है वो तो एक्चुअली ए की है ना, ए ओनर है प्रॉपर्टी का, एक्स थोड़ी ना ओनर है। तो एक्स ए को बोल रहा है, प्रोफेस कर रहा है कि भाई तू ये ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी वाई को और उसके बदले में मैं तुझे बेनिफिट दूंगा। अब ए के पास ऑप्शन है कि वो इसको कंफर्म कर दे या डिसेंट कर दे। अगर वो कंफर्म कर देता है तो बेनिफिट उसको मिल जाएगा और ट्रांसफर उसको करना पड़ेगा। मान लो ऐसी सिचुएशन आती है कि एक्स बेनिफिट देता है ए को। अपन मान लेते हैं कि एक्स ए को दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है, 10 लाख रुपए दे रहा है। और ये 10 लाख रुपए ए को मिल गए, ए के पास कैश आ गया है, लेकिन बाद में वो ट्रांसफर नहीं करता, वाई को डिसेंट कर देता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में वो डिसेंट करता है तो ये 10 लाख रुपए जो इसको मिले हैं ना, ये इसको वापस एक्स को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसने ट्रांसफर नहीं करा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बताती है कि अगर आप बेनिफिट नहीं लेते हो तो ठीक है, ट्रांसफर मत करो, लेकिन बेनिफिट ले लेते हो और फिर ट्रांसफर नहीं करते तो बेनिफिट लौटाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ओनली द बेनिफिट इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी रिलिंक्विश्ड। मान लो एक्स 10 लाख रुपए देता है ए को कि ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी वाई को, लेकिन इसी सेम ट्रांजैक्शन में ये इसको 5 लाख रुपए और देता है। ये 5 लाख रुपए का इस ट्रांजैक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। क्या पता अपना उधार चुका रहा हो पुराना, क्या पता किसी और रीजन से दे रहा हो, किसी भी रीजन से दे रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है ना जिसमें ये सारी बातें लिखी है उसमें 5 लाख रुपए भी दिए हैं और उसमें साफ साफ लिखा है कि 10 लाख रुपए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए हैं और 5 लाख रुपए कोई और XYZ रीजन के लिए हैं। तो अगर ये बाद में ट्रांसफर नहीं करता है प्रॉपर्टी तो इसको सिर्फ 10 लाख रुपए ही लौटाने हैं, ये 5 लाख रुपए लौटाने की ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बेसिकली जो बेनिफिट आपको मिल रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, वो बेनिफिट आपको लौटाना पड़ेगा अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे तो। बस इतनी सी बात है। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो कि सेक्शन यहीं खत्म हो गया, अब तो सब कुछ समझा दिया। तो नहीं, बाकी के वीडियो में मैं गाना थोड़ी ना गाऊंगा, और भी है, और भी पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला, इलेक्शन नेसेसरी कब नहीं होता है। तो पहली सिचुएशन जब इलेक्शन नेसेसरी नहीं होता है, व्हेन अ पर्सन टेक्स द बेनिफिट इन वन कैपेसिटी एंड अनदर कैपेसिटी डिसेंट्स।
ये कैपेसिटी का पूरा क्या लफड़ा है ये इस केस लॉ से समझ में आ जाएगा। मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम। अब इस केस में एक नवाब था, ठीक है। नवाब ने अपने लाइफ टाइम में अपने सेकंड सन को 2 विलेजेस दिए थे। 2 विलेजेस इसने दे दिए इसकी मेंटेनेंस के लिए सेकंड सन को, कि भाई तू ये 2 विलेजेस रख और इससे अपनी अय्याशी कर। उसके बाद नवाब साहब मर गए। अब नवाब साहब का जो फर्स्ट बेटा था ना, उस फर्स्ट बेटे को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चीफ बनाएंगे। तो इनका जो भी लोकल लॉ होगा, जो रिलीजियस लॉ होगा, जो भी होगा, 1903 का केस है, उसके हिसाब से जो चीफ होता है उसके पास पूरी एस्टेट आती है। तो फर्स्ट सन और गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ से होगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़मीन वमीनों का मामला है, तो फर्स्ट सन और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अपन इसको एक कैश अलाउंस देंगे सेकंड सन को, और इस कैश अलाउंस के बदले इसको चीफशिप माननी पड़ेगी। इसको मानना पड़ेगा कि फर्स्ट सन चीफ है। तो सेकंड सन ने कैश अलाउंस ले लिया, इसको चीफ मान लिया, लेकिन 2 विलेजेस नहीं लौटाए। तो इस पे केस किया गया। ऑब्वियसली इसको बोला कि भैया ये 2 विलेजेस भी तो देने थे तेरे को। तो इसकी तरफ से कंटेंशन था कि भाई जो कैश अलाउंस मिला है उसके बदले जो मुझे ट्रांजैक्शन करना था वो था कि तेरी चीफशिप एक्सेप्ट कर लूँ मैं। वो मैंने कर ली। जो ये 2 विलेजेस मेरे को मिले हैं ये मुझे एज नवाब के बेटे की कैपेसिटी में मिले हैं। ये जो 2 विलेजेस हैं ये तुमने मुझे नहीं दिए हैं इस ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ तुमने मुझे कैश दिया है और उसके बदले का जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। मेरे पे बर्डन था कि मैं तुम्हें नवाब मानूं, तो मैंने मान लिया। लेकिन पुराने नवाब ने मुझे 2 विलेजेस दिए हैं, वो मैं नहीं लौटाऊंगा क्योंकि वो पुराने नवाब ने दिए हैं, वो तुमने इस ट्रांजैक्शन में मुझे नहीं दिए हैं। तो कोर्ट ने बोला कि इसके हिसाब से आर्ग्यूमेंट सही है। इसको मिला कैश, इसके बदले इसने फर्स्ट सन का जो क्लेम है पूरी प्रॉपर्टी पे वो मान लिया, लेकिन उस क्लेम में 2 विलेजेस इंक्लूड नहीं होते हैं। ये 2 विलेजेस पहले ही इसको मिल चुके हैं, ये इस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है कैश वाली का जो था। तो कोर्ट ने सेकंड सन के फेवर में रूल किया, बोला कि 2 विलेजेस इसी के रहेंगे क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में इसको नहीं मिले हैं तो लौटाएगा नहीं। इस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये दोनों चीज़ें इलेक्ट करे या दोनों चीज़ें छोड़े, क्योंकि एक ही चीज़ मिली थी। तो जब बेनिफिट कोई एक कैपेसिटी में मिलता है, ठीक है, और दूसरी कैपेसिटी में ट्रांजैक्शन हुआ होता है तो वो सेम ट्रांजैक्शन नहीं रहते। और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लगाने के लिए सेम ट्रांजैक्शन में ही सब कुछ होना चाहिए। जो बेनिफिट सेम ट्रांजैक्शन में मिला है वही लौटाना है। दूसरा पॉइंट है, मैंने पर्सन इज टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली बट डिराइविंग अ बेनिफिट इनडायरेक्टली। मान लो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, बी ए का बेटा है, और फिर एक बंदा है सी और एक बंदा है डी, डी सी का बेटा है। अब ए को प्रॉपर्टी दिलवानी है सी से बी को, मतलब ए चाहता है कि सी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे उसके बेटे को। तो ए क्या करता है, ए सी की जगह बेवकूफ़ी करता है, डी को पैसे दे देता है, डी को 5 लाख रुपए दे देता है और बोलता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा दे अपने पापा से। डी बोलता है हाँ करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख रुपए ले लेता है, पापा के पास जाता है और पापा 5 लाख रुपए रख लेते हैं, लेकिन बाद में पापा मना कर देते हैं कि नहीं मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो बंदा था जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने बेनिफिट ले लिया इनडायरेक्टली, लेकिन अब ए सी को तो कुछ बोल ही नहीं सकता ना। ए सी को थोड़ी ना जाके बोलेगा कि मैंने तेरे को पैसे दिए थे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर। सी बोलेगा तूने मेरे को कोई पैसे दिए ही नहीं तो मैं क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं। फिर ए जाएगा डी के पास, डी को बोलेगा कि तेरे को पैसे दिए थे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा, तो डी बोलेगा कि लेकिन मेरे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो पापा की है, मैं कैसे ट्रांसफर कर दूं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सी को पैसे मिल गए हैं इनडायरेक्टली, लेकिन एक ट्रांजैक्शन में नहीं मिले हैं, इनडायरेक्टली मिले हैं। तब भी इलेक्शन करना उसके लिए नेसेसरी नहीं है। वो अलग बात है कि ए जाके डी पे फ्रॉड का केस कर देगा, कुछ भी कर देगा, वो अलग मैटर है। सेक्शन 35 नहीं लगेगा, ये जिस्ट है। तो अपने को समझ में आ गया कि इलेक्शन क्या होता है, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें लगता है, ये पूरा जो सीन समझाया अपन ने, कब इलेक्शन नेसेसरी नहीं होता है। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और है थोड़ा सा और है। अब वही वाला अपना डायग्राम बनाते हैं। ए है, बी है, सी है। ए बी को बेनिफिट दे रहा है और बी को सी को ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी, ठीक है। In cases where the owner elects to relinquish the benefit and not to transfer the property, then the transferee gets disappointed and hence called disappointed transferee. अब यहाँ पे ये जो C है ना ट्रांसफरी, C ट्रांसफरी होगा, A ट्रांसफरर होगा, तो यहाँ पे C हो गया डिसअपॉइंट। क्यों? क्योंकि B ने बेनिफिट भी नहीं लिया और ट्रांसफर भी नहीं किया, लेकिन C को तो अल्टीमेटली मिलनी थी ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, उसको नहीं मिली, तो वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो गया, डिसअपॉइंट हो गया बंदा, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली इसलिए। तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के भी राइट्स होते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है बैक एंड में क्या डीलिंग चल रही है। ये कोई बहुत बड़ा दानवीर थोड़ी ना है जो सी को जबरदस्ती में प्रॉपर्टी दिलवा रहा होगा। कुछ बैक एंड में ए और सी का भी ट्रांजैक्शन चल सकता है, नहीं भी चल सकता, क्या पता दानवीर हो, लेकिन चल भी सकता है। तो 2 सिचुएशन है। व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, मतलब सीधा सीधा कि सी ने ए को पैसे दिए हों, सी ने ए को बोला हो कि ये ले 5 लाख रुपए रख और ये 5 लाख रुपए जाके बी को दे और मेरे को ट्रांसफर करवा प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरी और बी की बनती नहीं है, तो मेरे को, क्योंकि मेरी और बी की बनती नहीं है और मैं उसको डायरेक्टली जाके बोलूँगा तो वो मेरे को प्रॉपर्टी देगा नहीं। हो सकती है ना सिचुएशन,
तो अगर कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर हुआ है, मतलब सी ने ए को, ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर को अगर कंसिडरेशन दे रखी है, तो फिर अब ए को जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, मान लो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 4.5 लाख मान लेते हैं अपन, 4.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे सी को। 4.5 लाख रुपए ए सी को देगा। क्यों? क्योंकि सी को डिसअपॉइंट कर दिया, उसने उसका काम नहीं करवाया। फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि 5 लाख वाला हटाओ पूरा सीन, ठीक है, 5 लाख कुछ नहीं है और ट्रांसफर एक्चुअली ग्रेटिचुअस है, मतलब एक्चुअली ए दानवीर था और उसने सी को प्रॉपर्टी दिलवानी थी। वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेटिचुअस एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर द इलेक्शन डाइड और अदरवाइज बिकम इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफर। तो सिचुएशन क्या है कि इसने इसको बेनिफिट दिया, इसने इसको ट्रांसफर अभी तक नहीं किया है और इलेक्ट भी नहीं किया है कि ये लेना चाहता है बेनिफिट की नहीं, लेकिन उससे पहले ए मर गया। ये सिचुएशन है वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेटिचुअस एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर द इलेक्शन, जो ट्रांसफरर है वो बी के इलेक्शन करने से पहले या तो मर गया है या इनकेपेबल हो गया है फॉर मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफर। इनकेपेबल कैसे? इनसेन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, जेल चला गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सी को कंपनसेट करेंगे। कितना? इतना अमाउंट, जितने की प्रॉपर्टी होगी। तो 4.5 लाख रुपए ए के रिप्रेजेंटेटिव सी को कंपनसेशन के तौर पे देंगे। तो दो सिचुएशन है, सी ने ए को पैसे दे रखे हो और ए ट्रांसफर नहीं करवा पाया तो सी को ए पैसे देगा जितने की प्रॉपर्टी है उतने की। और दूसरी सिचुएशन की सी ने ए को कोई कंसिडरेशन नहीं दी है, ए ने बी को ऑफर कर दिया है, बेनिफिट दे दिया है, लेकिन ए ने अभी इलेक्ट नहीं करा है और उस दौरान ए मर जाता है तो ए के रिप्रेजेंटेटिव सी को जितने की प्रॉपर्टी है उतना कंपनसेशन देंगे। अब आपको सुनने में लग रहा होगा अनफेयर कि सी तो यहाँ फोकट के पैसे कमा रहा है, सी का तो कुछ लग ही नहीं रहा, सी को तो पैसे मिले जा रहे हैं, या तो ए देगा प्रॉपर्टी जितना पैसा या फिर रिप्रेजेंटेटिव देंगे बिना बात के। अपने को बैक एंड नहीं पता गाइज, अपने को नहीं पता कि ए और सी के बीच में क्या सीन है, तो इसलिए सी के राइट्स भी वैल्यू रखते हैं। क्योंकि ऐसे सिंपल सी स्टोरी नहीं होती, ऐसे रैंडम जाके कोई किसी को नहीं बोलता कि उसको प्रॉपर्टी दे देना, और फिर ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलती तो जिसको मिलनी थी वो जाके केस वेस कर रहा है, पैसे वैसे ऐंठ रहा है कि तुमने मुझे फोकट में प्रॉपर्टी नहीं दिलाई। फोकट कुछ नहीं होता इस वर्ल्ड में। इस पूरे ट्रांजैक्शन में सी और ए का क्या सीन चल रहा है अपने को नहीं पता, अपने को बस रूल्स पढ़ने हैं, तो अपन रूल्स पढ़ रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लगेगा तो क्या होगा। तो ये हो गया राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बचता है, टाइम लिमिट फॉर इलेक्शन। तो देखो नॉर्मली एक रीजनेबल टाइम होता है, रीजनेबल डिफर करता है, रीजनेबल टाइम में इलेक्ट करना होता है, लेकिन कई बार इलेक्शन इम्प्लाइड होता है। मतलब अपन मान लेंगे कि बी ने इलेक्ट कर लिया, मतलब कंफर्म कर लिया उसकी हरकतों से। क्या हरकतें हो सकती हैं? या तो 2 साल का एंजॉयमेंट, ए ने बी को मान लो बेनिफिट में दी है प्रॉपर्टी, एक घर दे दिया और वो घर में बी जाके 2 साल से रह रहा है, तो अपन अज्यूम कर लेंगे कि उसने कंफर्म करा है इलेक्शन, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ऑब्लाइज कर सकते हैं अपन 2 साल तक अगर उसने एंजॉय कर लिया। दूसरा केस है इम्पॉसिबिलिटी। मान लो घर नहीं दिया, एक माइन दी है, ठीक है, एक कोल माइन दी है इसने इसको। अब 2 साल तो होते नहीं है, उससे पहले ही बी ये माइन में खोदा खादी करके इसको पूरा एम्प्टी कर देता है, पूरी खाली कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है पूरी की पूरी। तो अब इम्पॉसिबल हो गया है कि बी ये माइन वापस ए को लौटा पाए। क्या खाली माइन लौटाएगा? क्या पूरा का पूरा कोयला तो निकाल लिया। तो इम्पॉसिबल हो गया है कि बी अब रिजेक्ट कर सके, क्योंकि बी अगर रिजेक्ट करेगा तो उसको बेनिफिट लौटाना पड़ेगा। बेनिफिट जो माइन थी वो अब लौटा नहीं सकता, तो अब उसको ट्रांसफर करने के लिए अपन ऑब्लाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा खा चुका है माइन को, इम्पॉसिबल कर दिया है उसने रिजेक्ट करना। तो गाइस जो बैर एक्ट में एक पेज का बहुत ही सुपर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में सेक्शन था, मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है, तो एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूँ, प्लीज नहीं बोल रहा क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए थोड़ी भाई को हेल्प मिलेगी। और अगर टीपीए इससे भी ज़्यादा डीप में पढ़ना है, ठीक है, और नोट्स वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मेरा टीपीए का फुल कोर्स है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, अच्छा लगे तो खरीद सकते हो। और अगर टीपीए की फ्री प्लेलिस्ट देखनी है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, तो यहाँ पे फ्री प्लेलिस्ट आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।